नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हमने इसके पहले के टॉपिक में डिस्कस किया था फ्लोर टेस्ट, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ और उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं 163, 174, उनका क्या रोल होता है, उनके विषय में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है यहाँ पर। और उसमें मैंने कि जैसे कि बता दिया है पहले ही कि फ्लोर टेस्ट में बेसिकली भाई सत्र नहीं चल रहा हो, बुलाने का आदेश है किसको, राज्यपाल को, और सत्र चल रहा है तो राज्यपाल बोल देगा अगर फ्लोर टेस्ट हो जाए। और करवाएगा कौन? विधानसभा अध्यक्ष कंडक्ट करवाएगा। और विधानसभा के अध्यक्ष के पास भी बहुत विशेष शक्तियाँ होती हैं कि वो फ्लोर टेस्ट तुरंत कंडक्ट करवा ले कि नहीं करवा ले। जैसे कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में 2020 में ये चीज़ें टाली गई थी। वहाँ के जो बेसिकली स्पीकर थे वो विपक्षी पार्टी के थे और जिनके पास ये समर्थन था वो ये बोल रहे थे, आप समझदार हैं तो समझ सकते हैं, तो वो बोल रहे थे कि नहीं हमारे पास बहुमत है। लेकिन बेसिकली वो जो अध्यक्ष थे उन्होंने वो एग्री नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं और राज्यपाल मूक दर्शक बना बैठा है तब भी नहीं चलेगा, राज्यपाल को एक्शन लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी वहाँ पर। और मेरा मानना है कि जितनी शिद्दत से मुझसे हो पा रहा है और मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब ये मत सोचिएगा कि अगर हाँ थोड़ी बहुत ऊंच नीच सबसे हो जाती है, ह्यूमैनिटी है और सब में थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और रिवीजन कीप रिवाइज। लगभग अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 3 महीना अप्रॉक्स बचे हैं आपके पास पेपर को। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं यही कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल क्या है। ठीक है, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं ताकि बोलने में जल्दी आसानी रहे। RUPP, ठीक, इनको क्या बोलते हैं? RUPP। बेसिकली पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को हम RUPP ये शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे, क्योंकि इंग्लिश में भी ये बोला जा सकता है, इंग्लिश में कोई दूसरा फॉर्म होता होगा। खबरों में क्यों है पहले ये देख लो। मैंने इसके पहले जब बताया था तब भी बताया था, अभी भी बता दे रहे हैं कि चुनाव आयोग ने 111 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटाने का आदेश दिया है जो अस्तित्वहीन पाए गए और 3 दलों को गंभीर वित्तीय अनियमितता का मतलब ये होता है कि बेसिकली आजकल की जो पार्टी सिस्टम है ना, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग चंदा लेते हैं। चंदा ऐसे ले लेते हैं कि वो चंदा हमारे देश में जो एक माहौल बना हुआ है ना भाईचारे का, उसको बिगाड़ने का भी काम करता है। उसी के लिए ये कुछ पार्टी हैं जिनको अभी बैन किया गया होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ने के लिए किया गया, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन गंभीर वित्तीय अनियमितताएं पाई गई। मान लीजिए किसी ने अपना पैसा पाया, घर बनवा लिया, कोई पाया तो कहीं पर जो है वो दंगे करवाने के लिए पैसे लगा दिए, या किसी प्रकार की चीज़ें अनियमितता में कोई भी कुछ भी हो सकता है, के लिए कानूनी कार्रवाई है तो राजस्व विभाग को संदर्भित किया। हाल के दिनों में यह पंजीकृत पार्टियों के खिलाफ इस तरह की दूसरी कार्रवाई थी जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यूपीएससी के मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इस पे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन करता पाया गया है, इसीलिए उनको निकाला गया। यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाएगी? इस पे जब बनाएगी तो वो ये पूछेगी हाल ही में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को RUPP को इनको क्या किया गया है? अमान्य कर दिया गया है, मतलब इनको अस्तित्वहीन पाया गया है। तो वह जो मतलब ये जो किया गया है तो वह किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है या किस प्राविधान के अंतर्गत किया गया है? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत उनको इनवैलिड करार दिया गया है, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। वो आपको क्वेश्चन ऐसे बना के देगा। ये यूपीएससी में ही क्वेश्चन ऐसे आएंगे, यहाँ से स्टेट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि यहाँ से बना के दे दे। हाँ, स्टेट में इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब बना, तो ये पूछ लेगा, डायरेक्ट डेट दे देगा आपको। सॉरी। तो इससे पहले चुनाव आयोग ने 87 गैर मौजूद पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटा दिया था। ठीक, चुनाव आयोग ने कहा कि विचाराधीन 111 दलों ने अधिनियम की उन धाराओं का उल्लंघन किया है जिनके लिए उन्हें अपने संचार का पता और चुनाव आयोग के पते में किसी भी बदलाव को प्रस्तुत करना आवश्यक है। अनियमितता किस प्रकार की है वो ये क्लियर कर रहा है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने कहा कि विचाराधीन 111 दलों ने
अधिनियम की उन धाराओं का उल्लंघन किया है, अधिनियम की उन धारा, अधिनियम में कुछ ऐसी धाराएं लिखी होंगी, वो धाराएं आपको नहीं पढ़नी है, बस बताना है कि किसके वजह से ऐसा किया है। अधिनियम की उन धाराओं का उल्लंघन किया है जिनके लिए उन्हें अपने संचार का पता और चुनाव आयोग को पते में किसी भी बदलाव को प्रस्तुत करना आवश्यक है। ठीक, अब राजनीतिक दलों से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है। RUPPP की बात करें, या तो नए पंजीकृत दल या वे जो राज्य स्तरीय दल बनने के लिए विधानसभा या आम चुनाव में पर्याप्त प्रतिशत वोट हासिल नहीं कर पाते, या जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद से कभी चुनाव लड़ा ही नहीं है, उन्हें गैर मान्यता प्राप्त दल माना जाता है। मान्यता प्राप्त दल उन्हें माना जाता है जो पर्टिकुलरली चुनाव कंटिन्यू लड़ रहे हों, जिन्होंने एक वोट प्रतिशत हासिल किया हो जो चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित हो, उनको ये माना जा सकता है। लेकिन जो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, पार्टी बने हुए हैं, गुंडई चल रही है, अधिकार जमा रहे हैं, हम इस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम इस पार्टी की ये हैं, फलाना है, ढिमका है, चुनाव नहीं लड़ना है, पर वोट बैंक भी उनके पास नहीं है, बस पार्टी बना दी है, वो पैसे चंदे में आ रहे हैं और दूसरों सिफारिश लगा लगा के काम कर रहे हैं, वैसी पार्टियों को सीधा सीधा गैर मान्यता प्राप्त दल माना जाता है, मान्यता नहीं दी जाएगी उनको। ऐसे दलों को, मान्यता प्राप्त दलों को दी गई सभी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाता। ठीक, अब यहां से कह दीजिए क्वेश्चन बनेगा, नहीं, मैं नहीं कहूंगा, यहां से क्वेश्चन नहीं बन सकता। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या तो राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल की बात कर रहा होगा, यदि वह कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो पहला देख लीजिए आप कि राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनने के लिए एक दल को पिछले, ध्यान से सुनिएगा, पिछले चुनाव के दौरान राज्य विधानसभा, जहां जहां पे इंपॉर्टेंट है मैं वहां अंडरलाइन करता हुआ चल रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, आएगा तो है ही, लेकिन समझना आपको बहुत ध्यान से पड़ेगा। तो कह रहा है कि पिछले चुनाव के दौरान जब भी कभी चुनाव हुआ हो उसके राज्य में या कहीं पर भी चुनाव हुआ हो, तो दौरान राज्य विधानसभा या लोकसभा की बात कर रहा है में मतदान के वैध वोटों, जो वैध वोट पड़े हो, मान लीजिए 100 वोट हैं, 100 में से 90 वोट हैं वैध, 10 वोट इनवैलिड हो गए, उन वोटों में से वोटों का एक निश्चित और न्यूनतम प्रतिशत या निश्चित संख्या में सीटें हासिल करना होता है। राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा दी गई मान्यता उन्हें प्रतीकों के आवंटन, राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लिए समय का प्रावधान तथा मतदाता सूची तक पहुंच जैसे कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। हाँ, मान्यता के लिए शर्तें क्या हैं ये देख सकते हैं। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी वह जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है। पहला, लोकसभा या राज्यसभा, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लोकसभा या राज्यसभा के विधानसभा चुनावों में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करे, और इसके अतिरिक्त लोकसभा में जो है वो 4 सीटों पर जीत दर्ज करे। फिर से सुन लीजिए, वो कह रहा है कि लोकसभा हो या राज्यों की विधानसभा की अगर बात कर रहे हैं, वहां की बात करें तो वहां पे हो तो वो 4 अलग अलग राज्य हो, यूपी, बिहार, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, आप ये 4 ले लीजिए। वहां कह रहा है कि 4 अलग अलग राज्यों से कुल जो वैध मत हैं उसका 6% मिलना चाहिए। बहुत जगह ऐसे से खड़े होते हैं, एक भी सीट नहीं मिलती है, 5% भी वोट नहीं मिलते हैं, तो मान ली 10% क्राइटेरिया है तो मान्यता नहीं मिलेगी उसको। फिर वही चीज 6% मत प्राप्त करे तथा इनके अतिरिक्त 4 लोकसभा की सीटें भी जीत कर वो आए, पहली शर्त। दूसरा कह रहा है लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीटों की 2%, 11 सीट होती हैं। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इस टाइप में, तो वही कह रहा हूं कि 2% कह रहा है तो 11 सीटें लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीटों की 2%, मतलब 11 सीटों पर जीत हासिल करता हो, या ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से हो, 3 अलग अलग राज्यों से मिल गई हो, या पर 11 सीटों पर विजय पाया जाए, तब मान्यता दी जा सकती है।
यदि कोई दल 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले, ध्यान से सुनिएगा कि कह रहा है यदि कोई दल 4 या इससे अधिक राज्य में राज्य स्तरीय जो है वो अगर दल का दर्जा प्राप्त कर लेता है, जैसे अभी वर्तमान समय में आप जो है आम आदमी पार्टी है ना, दिल्ली में तो है, मध्य प्रदेश वहां पंजाब में भी उसकी पार्टी जीत गई है। अगर वो कहीं एक दो जगह पे और अच्छे से इनहेंस करके और एक परसेंटेज ऑफ वोट शेयर हासिल कर ले, तो ये समझ लीजिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर जाएगी। 9वीं पार्टी वो बन सकती है। 8 पार्टियों को अभी राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा प्राप्त है। ठीक, तो आगे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त के लिए क्या शर्तें हैं? जब राज्य के लेवल पे तुम्हें मान्यता प्राप्त है, मतलब अभी जो आम आदमी पार्टी है सपोज दैट, तो उसको जो मान्यता प्राप्त है वही यहां बात कर रहा है, मतलब प्राप्त कैसे होंगी। देखिए यहां कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल को कब मान्यता प्राप्त होगी, उसके लिए कुछ निम्नलिखित शर्तें हैं। वो शर्तें शर्तें ये है कि यदि यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मत का 6% प्राप्त करता है और उसके अलावा यह संबंधित राज्य विधानसभा में 2 सीटें जीतता है। यदि यह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध वोटों का 6% प्राप्त करता है, या फिर इसके अलावा संबंधित राज्य से लोकसभा में 1 सीट जीतता है। राज्य से लोकसभा के लिए 1 सीट भी जीत जाए तब भी राज्य स्तरीय पार्टी मिल जाता है। मतलब देखिए भागवत मान जो सीएम बने हुए हैं वो पंजाब से जीते हुए थे, इसीलिए राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है आम आदमी पार्टी को। अभी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की तैयारी भी चल रही है। ठीक, तो जब यहां किसी पार्टी की बात होती है तो ये मत समझिएगा कि ये पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो बेसिकली पार्टियों का नाम आएगा ही आएगा, तो ये मत समझिएगा कि हाँ किसी के फेवर में जाकर के कोई बात की जा रही है। यहां पर पार्टी वाइज सिस्टम की बात की जा रही है, तो वो केवल पढ़ाई से रिलेटेड है। ठीक है, किसी का पक्ष में कोई बात नहीं। दूसरी बात, दल अभी या तो 1 सीट जीतता हो या फिर दल ने राज्य की विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो, चाहे 3% वोट पा गया हो, वो चाहे 3 सीटें मिल गई हो विधानसभा के चुनाव में अगर प्राप्त किया होता राज्य स्तरीय दल, भाई आप राज्य स्तरीय दल का वो दर्जा मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती, 70 में से 67, तो उसको तो राज्य स्तरीय दर्जा मिलना ही था। मैं एग्जाम्पल के साथ इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां जो राष्ट्रीय स्तर की हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां होती हैं उनमें और राज्य स्तर की होती है उनमें डिफरेंस क्या होता है। बस यदि प्रत्येक 25 सीटों के लिए लोकसभा में 1 सीट, ध्यान सुनिएगा आप, यदि प्रत्येक 25 सीटों के लिए लोकसभा में 1 सीट या संबंधित राज्य से लोकसभा के लिए आम चुनाव में राज्य को आवंटित उसके किसी भी अंश के लिए जीतता है तब भी मिल सकता है। यदि यह राज्य या राज्य की विधानसभा से लोकसभा के आम चुनाव में, फिर से सुन लीजिए, यदि यह राज्य या राज्य की विधानसभा से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध वोटों का 8% प्राप्त करता है, यह शर्त 2011 में जोड़ी गई है। ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की बात हम लोग अब करते हैं। ठीक, वो उतनी क्राइटेरिया थी। देखिए एक चीज और बता देते हैं, यूपीएससी में जैसे लोग कहते हैं कि ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, देखिए मैं टॉपिक से थोड़ा सा जो है चेंज कर रहा हूँ कि ये हिंदी इंग्लिश इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पढ़ते पढ़ाते मेरे दिमाग में एक बात आई कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी में, तो बहुत लोग सोचेंगे हिंदी वाले ही देख सकते हैं। भैया इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। कोई अलग से, आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, कोई अलग से नहीं पढ़ता, सब अपने दिमाग में हिंदी मीडियम ही रखते हैं। जन्म से तो हिंदी में ही पढ़े हैं, अगर इंग्लिश में ही पढ़े हैं तो शुद्ध हिंदी ही तो बोलते हैं, तो दिमाग में समझते तो हिंदी में ही होंगे। यहाँ पे पढ़ते इंग्लिश में है, दिमाग में समझ में हिंदी में ही आता है। तो आप ये मत सोचिए कि आप ये नहीं पढ़ सकते हो, आपके लिए ये नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों इसको आप समझ सकते हो। भैया इस ट्रांसलेट आपको करना है, दिमाग में चलता रहेगा, वो उसकी दिक्कत। पढ़ तो आपने पहले से रखा होगा, कंटेंट अच्छा मिले समझ में आए तो कहीं से भी पढ़ लिया जा सकता है, उसमें लैंग्वेज का बैरियर नहीं आ सकता। हाँ आता है, ये सच बात है। हिंदी वाले ये सोच ले कि इंग्लिश में पढ़ ले तो पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग पढ़ लेते हैं, सबकी बात नहीं की जा सकती, बैरियर होता है, मैं ये भी नहीं कह रहा।
कि कंप्लीट, लेकिन समझने के लिए कौन सा बैरियर होता है भाई? मैं कहता हूं हिंदी में बोल रहा हूं तो समझते तो भी हिंदी में ही हो, जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है उसको भी समझ लो। यहां पर अगर ये किसी को लग रहा है तो बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक है? ये बैरियर दिमाग में मत लाइए, वो बैरियर हो सकती है मानता हूं, लेकिन समझने के लिए आप करंट अफेयर को समझने के लिए इन चीजों को सुन सकते हो, देख सकते हो। आगे ये कह रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आयोजन लोकतंत्र का अनिश्चित शून्य है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कह रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आयोजन लोकतंत्र का एक निश्चित तरीका होना चाहिए, जो कि स्वतंत्र हो और निष्पक्ष भी हो। स्वतंत्र निष्पक्ष तरीके से चुनाव के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में भाग XV अनुच्छेद 324 से 329 को शामिल किया और संसद को चुनावी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया। ठीक, इस संदर्भ में संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अधिनियमित किया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर 1950 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम एक ये और उसके बाद 51, ये दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर इसलिए कि बेसिकली लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया था, इसके पहले लेक्चर मैंने बनाया था और 29-30 मिनट का पढ़ाते पढ़ाते ध्यान ही नहीं आया। ये होता है जब आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ाते हो, तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम बाद में पढ़ा रहा हूँ इसको, तो ध्यान ही नहीं आया, वो कंटिन्यू फ्लो में चला गया। 29 से 30 मिनट की वीडियो बन गई वो, तो अभी ये ध्यान में है बिल्कुल, और थोड़ा थोड़ा पार्ट करके हम लोग करेंगे, बाद में एक साथ समराइज करके आपको ये दे दिया जाएगा पूरी पॉलिटी का। मैं डिटेल में बता रहा हूँ, वरना चाहूँ तो बहुत तेज़ी से खींच के इसको ख़त्म कर सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है लेकिन इसका, ताकि आपकी पॉलिटी का पूरा रिवीजन हो जाए और प्रीलिम आपका अच्छे से निकल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।